ये मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। और सोफिया को लगता है कि अब ये उसे खा जाएगा। और तभी वहां पर सोफिया को और भी दैत्यों के हंसने की आवाजें आती हैं। सोफिया उस दैत्य से पूछती है क्या यहाँ पर और भी दैत्य हैं। वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर और भी कई सारे दैत्य हैं और वो सब बहुत खतरनाक है। कोई इंसानों को कच्चा चबा जाता है, कोई बच्चों को निकल जाता है, कोई खून पी जाता है और कोई खाल खींच लेता है। सोफिया इस बात से डर जाती है। वो पूछती है क्या आप भी मुझे खाने वाले हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को खा जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये एक शाकाहारी दैत्य होता है जो इंसानों को नहीं खाता, बल्कि एक खास तरह की सब्जी जिसे कक्कड़ भुजा कहा जाता है उसे खाता है, जो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये इंसानों को नहीं खाना चाहता, मांस नहीं खाना चाहता, इसीलिए वो खाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है। सोफिया उससे पूछती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। वो दैत्य बताता है दरअसल तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर शोर मचाकर सबको बता देती और उसके बाद इंसान मुझे पकड़ लेते और साथ ही साथ इस दैत्य देश में भी आ जाते और यहाँ पर जितने भी दैत्य हैं उन सबको मार देते। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताओगी। सोफिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो दैत्य कहता है कि यहाँ से बाहर जाने की गलती भी मत करना, क्योंकि बाहर जो दैत्य हैं वो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। और इसके बाद वो दैत्य सोफिया को वहाँ पर रखी हुई एक बहुत बड़ी नाव के ऊपर, जहाँ से नाव वाले दूरबीन से आगे का रास्ता देखते हैं, वहाँ पर रख देता है। तभी सोफिया देखती है कि वो दैत्य अपने बैग से कुछ बॉटल्स निकालता है जिसके अंदर चमकती हुई रोशनी होती है। सोफिया पूछती है ये क्या है। वो दैत्य बताता है कि सपने। सोफिया कहती है कि मैं तो सोती नहीं, मुझे सपने नहीं आते, क्योंकि सोफिया को इंसोम्निया है। इसके बाद वो दैत्य सोफिया की उस किताब को उठाता है जो उसके साथ वो यहाँ तक ले आया है और ये कहानी की किताब होती है। अब ये दैत्य उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है और सोफिया को नींद आ जाती है। और इसके बाद वो दैत्य जो वहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठा होता है वो वहाँ से एक दूसरी जगह जाता है और वहाँ से वो एक बोतल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकालता है। और तभी सोफिया की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वो दैत्य नीचे नाव में सो रहा होता है। और सोफिया इसी मौके का फायदा उठाकर उस गुफा से, उस घर से बाहर निकल जाती है। और जब वो भाग रही होती है तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत विशाल दैत्य है जो उस दैत्य से कई विशाल है, जो उसे यहाँ पकड़ कर लेकर आए और वो दैत्य उसे पकड़ लेता है। सोफिया जोर से चिल्लाती है लेकिन इस बात का उस दैत्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो सोफिया को जिंदा निगल जाता है। और तभी सोफिया की आंखें खुलती हैं। दरअसल ये एक सपना होता है और सोफिया देखती है कि वो दैत्य सामने कुर्सी पर बैठा होता है। सोफिया कहती है कि ये तुमने किया क्योंकि मुझे सपने नहीं आते और ये सपना बहुत ही भयानक था। वो दैत्य कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, तुम्हें ये दृश्य दिखाना जरूरी था ताकि तुम यहाँ से कभी भी बाहर ना जाओ। वो दैत्य उसे बताता है कि यहाँ पर जो बाकी के दैत्य हैं मैं उनके सामने मूंगफली के बराबर हूँ, वो बहुत ही विशाल है, वो इंसानों को खा जाते हैं। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत विशाल दैत्य आ जाता है और वो उस दैत्य को जो सोफिया को यहाँ पर पकड़ कर लेके आया है वो उसे कहता है तो किससे बात कर रहा है। रंट। रंट यानी कि चिरकुट। दरअसल यहाँ पर सभी से चिरकुट कहते हैं क्योंकि ये साइज में बाकी दैत्यों से बहुत छोटा होता है। वो कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा, उसने सोफिया को छुपा दिया होता है। यहाँ पर जो बड़ा विशाल दैत्य है वो कहता है मेरी उंगली में चोट लगी, इसे ठीक कर दो, इस पे पट्टी कर दो। और जब वो छोटा दैत्य ऐसा कर रहा होता है तभी उसे इंसान की खुशबू आ जाती है और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। और सोफिया वहां पर रखी सब्जी, जिसे यहाँ पर कक्कड़ भुजा कहा जाता है, उसके अंदर चली जाती है। ये दैत्य जब उस सब्जी को सूंघता है तो उसे इसमें आज एक अलग सी खुशबू आती है। दरअसल ये सब्जियां नहीं खाते, लेकिन इसके अंदर सोफिया इंसान है, इसीलिए इसके अंदर इसे एक अलग सी महक आती है और ये उसे खाने वाला होता है। तभी वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर लेकर आया वो देख लेता है कि सोफिया उस सब्जी के अंदर है और वो उस दैत्य के हाथ पर लटक जाता है। वो उसे कहता है तू शायद भूल गया, तुझे सब्जियों से चिढ़ है। और वो दैत्य उस सब्जी को नीचे फेंक देता है, कहता है हाँ मुझे सब्जियों से चिढ़ है। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया है वो कहीं जा रहा होता है और तभी सोफिया उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। सोफिया उससे पूछना चाहती है कि वो क्या काम करता है, लेकिन वो उसे नहीं बताना चाहता। लेकिन सोफिया के जिद करने पर वो कह देता है कि मैं सपनों को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सोफिया कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन वो सोफिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि बाहर जो दैत्य सो रहे हैं, अगर वो उठ गए और सोफिया को देख लिया तो सोफिया को जिंदा खा जाएंगे, इसीलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब सोफिया बहुत ज्यादा जिद करती है तो वो सोफिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बाहर सभी दैत्य सो रहे होते हैं और ये दोनों चुपके से उन्हें पार करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन दैत्यों की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे बोलते हैं कि चिरकुट तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वो दैत्य कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि अगर लोगों को, इंसानों को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद वो सभी दैत्य इसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफिया मौका देखकर गाड़ी में छुप जाती है और तभी जो चिरकुट दैत्य होता है जिसे सारे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं वो इन सबको आसमान की तरफ दिखाता है। वहाँ पर बहुत सारे बादल होते हैं और वो कहता है कि देखो बारिश होने वाली है। दरअसल इन सभी दैत्यों को पानी से डर लगता है, एक तरह की एलर्जी है। और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और ये सब के सब दैत्य अंदर अपनी जगहों पर छुप जाते हैं और मौका देखकर चिरकुट दैत्य और सोफिया यहाँ से निकल जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं और बादलों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सोफिया कहती है कि यहाँ से तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। वो दैत्य कहता है मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ।
मैं इस दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकता हूँ, चींटियों की बातें सुन सकता हूँ, पेड़ों की कहानियां सुन सकता हूँ। मेरे कान इस दुनिया में किसी भी चीज को सुन सकते हैं। सोफिया कहती है मुझे यकीन नहीं होता। वो जाइंट कहता है लेकिन ये सच है। इसके बाद वहां पर एक झील होती है और झील के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल खूबसूरत पेड़ दिख रहा होता है और वो जाइंट, वो दैत्य उस झील के अंदर कूद जाता है और उस पानी में, झील में कूदने के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, मानो ये उस तरफ जाने का एक रास्ता हो। इसके बाद सोफिया भी कूदती है और वो भी उस तरफ पहुंच जाती है। ये सपनों का देश है और यहाँ पर जो पेड़ होता है उस पेड़ से ओस की बूंदों की तरह सपने टपकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर ये दैत्य आया है। और सोफी और ये दैत्य दोनों बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, लेकिन इन पेड़ों से सिर्फ अच्छे सपने ही नहीं टपकते, बल्कि गंदे यानी कि बुरे सपने भी टपकते हैं। और इसके बाद ये दोनों सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए, एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो दैत्य नन्ही सोफिया को बताता है कि यहाँ पर सब मुझे रॉन्ट यानी कि चिरकुट कहते हैं, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे कहता था बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि बड़े फरिश्ते जी। और सोफिया कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि BFG कहकर पुकारूंगी। अब ये सपने पकड़कर लंदन की गलियों में जाते हैं जहाँ पर बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उनकी नींद में बहुत अच्छे अच्छे सपने उन्हें देते हैं ताकि उनकी जिंदगी में, उनके सपनों में उन्हें खुशियां मिले। दरअसल BFG एक अच्छा जाइंट है, इसीलिए वो सपनों के देश से अच्छे अच्छे सपने पकड़ कर लाता है और सोते हुए लोगों के दिमाग में उन सपनों को डाल देता है ताकि कम से कम वो उन सोते हुए लोगों की जिंदगी में खुशियां डाल सके। यहाँ पर सोफिया BFG से पूछती है ये सपनों के बारे में आपको क्या आपके माँ बाप ने बताया? वो कहता है कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। इसके बाद सोफिया उससे उसकी उम्र पूछती है। वो कहता है कि जितनी उम्र इस धरती की है उतनी मेरी भी है। दरअसल जब से ये धरती बनी होती है तभी से दैत्य इस धरती पर होते हैं, लेकिन ये इंसानों से छुप कर रहते हैं और अब जब इनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो ये वापस दैत्य देश जाने वाले होते हैं। तभी सोफिया बोलती है कि मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल उसका कंबल वहीं दैत्य देश में छूट गया होता है और इस बात से BFG परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, उन दैत्य को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कोई इंसान भी है। BFG से बताता है कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी तरह एक नन्हा दोस्त मिला था, उसकी दिल की आवाज भी उतनी खामोश थी जितनी तुम्हारे दिल की आवाज है, और फिर उसने मुझे देख लिया और मैं उसे दैत्य देश ले गया। उसी ने मुझे पढ़ना भी सिखाया और जो लाल जैकेट तुमने पहनी है ये भी उसी नन्हे दोस्त की है। और इससे पहले कि मैं उसे वापस उसकी दुनिया में लेकर आ पाता बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। और वो सोफिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। हालांकि सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। सोफिया अपने अनाथ आश्रम जाती है और वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि BFG आसपास ही है और वहां से कूद जाती है और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती वहां पर BFG आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सोफिया की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है और वो उसे वापस जाइंट देश यानी कि दैत्यों के देश में ले आता है। यहाँ पर सभी दैत्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि चिरकुट के पास यानी कि BFG के पास कोई इंसान है और ये दैत्य किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास वो ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर सोफिया की खुशबू है। ये सभी दैत्य पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं और जिस कंबल के अंदर सोफिया की खुशबू होती है BFG उसे जला देते हैं और इन सभी जाइंट्स को, सभी दैत्यों को अपने घर से भगा देते हैं। अब जब सोफिया छुप रही होती है तभी वहां पर उसे एक तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर होती है इंग्लैंड की महारानी की। और इस तस्वीर को देखने के बाद सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो BFG को बोलती है कि तुम एक बहुत ही भयानक सपना बनाओ और इस सपने में तुम महारानी को ये दिखाना कि 9 के 9 दैत्य इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं, और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और अपने आप को भी डालना ताकि जब हम महारानी के सामने जाएं तो हमारी बात पर उन्हें यकीन हो जाए। और BFG ऐसा ही करता है, वो एक सपना बनाता है जिस सपने के अंदर वो दैत्य देश में रहने वाले सभी दैत्यों की तस्वीरें डालता है, साथ में अपने आप को और सोफिया को भी डालता है और बहुत सारे बच्चों को भी। और ऐसा सपना बनाने के बाद वो सोफिया के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर महारानी रहती है और ये महारानी की नींद में उस सपने को फूंक देते हैं और महारानी को वो सब कुछ दिखता है जो ये उसे दिखाना चाहते थे। और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि ये बहुत ही भयानक सपना होता है जिसमें दैत्य बच्चों को खा रहे होते हैं। और महारानी इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है मैम लेकिन वो एक सपना था। और जब मेड अखबार देखती है तो कहती है कि बहुत अजीब बात है, कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने सपना देखा था। तभी रानी कहती है कि पर्दे हटाओ, और जब वो पर्दे हटाते तो वहां पर खिड़की पर सोफिया होती है। दरअसल ये चीज भी उन्होंने रानी के सपने में डाली थी और साथ ही साथ BFG को भी डाला था। इसके बाद सोफिया BFG के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। BFG रानी के सामने आता है और उन्हें झुककर अदब से सलाम करता है। रानी भी अपने वादे को पूरा करती है। यहाँ पर जितने भी दैत्य होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी भी शब्द को अच्छे से नहीं बोल सकते। इसीलिए BFG महारानी को महारानी के बदले मरजानी कहता है, BFG इंसानों को इंसान कहता है और बाकी के भी लगभग सभी शब्दों को वो उल्टा सीधा ही बोलते हैं। यहाँ पर महारानी इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है, उन्हें अंदर बुलाती है, अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाती है और इसके बाद ये महारानी को सारी बातें सच बताते हैं कि कैसे दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो बच्चों को, इंसानों को खाते हैं। और महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी आर्मी को इनके साथ भेजती है
दरअसल दैत्य देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन BFG इन्हें रास्ता बताता है और महारानी की आर्मी BFG के पीछे पीछे दैत्य देश तक हेलीकॉप्टर्स में पहुंच जाती है। वो सब एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि ये एक प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं और BFG प्लान बनाता है कि वो एक ऐसा सपना बनाएगा जिस सपने को इन्हें दिखाने के बाद इन सबको उन चीजों पर पश्चाताप होगा जो भी इन्होंने किया है, और BFG ऐसा सपना बना लेता है। लेकिन जब वो इस सपने को इन सोए हुए दैत्यों के मन में फूंकने के लिए जाता है ताकि ये सपना उन्हें आए, तो उसे याद आता है कि वो सपना फूंकने वाले यंत्र को महारानी के महल में भूला है और उसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दैत्यों के पास जाना खतरनाक है। लेकिन तभी सोफिया उस सपने वाले जार को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सारे दैत्य सोए होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस जार को तोड़ती, वहां पर इन दैत्यों का जो सबसे बड़ा दैत्य जो सरदार होता है वो उठ जाता है और जैसे ही वो सोफिया पर हमला करने वाला होता है, सोफिया उस सपने वाले जार को तोड़ देती है और बाकी सोए हुए दैत्यों के मन में वो सपना, वो रोशनी चली जाती है और जब सारे दैत्य उठते हैं तो उन सब के अंदर पश्चाताप होता है। लेकिन एक दैत्य जो सबसे पहले उठ गया था, जो इन सब का सरदार है, वो पूरे होश में होता है और इससे पहले कि वो सोफिया को मारता, वहां पर BFG आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन BFG इनके सामने कुछ भी नहीं है। वो दैत्य BFG को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो इन सभी दैत्यों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और समंदर के बीच में एक टापू पर छोड़ देते हैं। चारों तरफ पानी है, ये दैत्य पानी से डरते हैं, इसीलिए ये समंदर पार नहीं कर सकते और हमेशा के लिए ये इस टापू पर फंस चुके हैं। महारानी इनके लिए यहाँ पर कक्कड़ भुजे के बीज भी फेंक देती है ताकि ये उन बीजों से यहाँ पर खेती करें और जिंदगी भर कक्कड़ भुजे खाएं। कक्कड़ भुजों से इन लोगों को नफरत है। हालांकि BFG इसी सब्जी को खाता था, लेकिन अब इन दैत्यों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन्हें जिंदगी भर इसी टापू पर रहकर खेती करके कक्कड़ भुजे खाने पड़ेंगे। और अंत में ये दिखाया जाता है कि सोफी अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती, बल्कि वो महारानी के साथ उनके महल में रहती है और अब उसे अकेलापन और उदासी बहुत कम महसूस होता है और जब भी वो चाहे वो BFG से बात कर सकती है क्योंकि BFG के कान इस दुनिया की सारी आवाजों को सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ BFG जाइंट देश में यानी कि दैत्यों के देश में अकेले हैं। अब वो सिर्फ वहां पर कक्कड़ भुजे नहीं बल्कि और भी कई सारी सब्जियां उगाते हैं और वो भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। सोफिया हर सुबह उठकर खिड़की के पास आकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे BFG साफ साफ सुन सकते हैं। और इसी सुखद अंत के साथ इस कहानी का